कैसे हो दोस्तों। आज से मैं मेंस की तैयारी शुरू कर रहा हूँ। तो मेंस की तैयारी क्रम में हम लोग क्या करेंगे कि जो जो सबसे पहले है, मतलब मेरा ये रहता है मेंस की तैयारी का कि जो जो पुरानी क्वेश्चंस है PYQ हैं, उनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया जाए और याद कर लिया जाए। ठीक है, इनमें इतना मैटर हो जाता है। मान लो 2018 से मेंस शुरू हुआ है, 2018 से लेके 2025 तक 7 साल हो गए, मतलब 7 मेंस हुए हैं। हर पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं, 7 दूनी 14, 140 प्रश्न होगा एक पेपर में। अगर इतने भी क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, हमारे पास इतना इनफ मैटर होगा कि हम लोग आराम से मेंस लिख सकते हैं। उसमें जो कुछ नए क्वेश्चन आएंगे या नए टॉपिक आएंगे, तो वो क्या है कि नए क्वेश्चन आएंगे जो करंट अफेयर से भी रिलेटेड होते हैं, तो उसको हम लोग कर सक वो करंट अफेयर की तैयारी में, या फिर कुछ एक दो टॉपिक जो एक्सक्लूसिव टॉपिक है या फिर कोई न्यूज़ में रहे, उसके आधार पर हम कर सकते हैं। बाकी मोटा मोटा हम अगर इनके आधार से कर लें तो अच्छे खासे हम लिख सकते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो मेरा यही है कि पहले मैं PYQ सॉल्व करूँगा, उसके बाद कुछ बचता है तब आगे देखेंगे। ठीक, तो इस क्रम में हम लोग क्या करते हैं, 2018 का जो पहला पेपर है वो सॉल्व करते हैं। मैं ट्रायल के रूप में डालता हूँ आज ये, फिर मैं आगे पूरा पूरा पेपर या एक पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड करके डालूँगा। अगर ये आपको पसंद आए, आप लोग इसको पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं इस पर, है ना, और कोई सजेशन देते हैं, तो इसको आगे करेंगे, नहीं तो फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि मेरा हो सकता है कि मेरा टूर लग रहा है। मैं अपना ना काफ़ी दिन से मैं टूर प्लान कर रखा है। मैं अक्सर जाता रहता हूँ बाइक से, अपनी मोटर बाइक से। तो जैसे लास्ट में उससे लास्ट ईयर में लद्दाख गया था। ठीक है, इस बार हो सकता है तपोवन जाऊँ, तपोवन, गंगोत्री गौमुख या तपोवन। तो अगर मैं जाता हूँ तो हो सकता है उसकी भी 8 से 10 दिन के बीच में कोई वीडियो ना आए। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं वापस आऊँगा वहाँ से फिर दोबारा से स्टार्ट करूँ। कुल मिला के ये कि मेरे को आगे करना है ये मेंस की मुझे सारे पेपर जितने PYQ अब मुझे डालना है। ठीक, अनलेस अनटिल कोई बहुत बड़ा काम ना आ जाए, कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना आ जाए, मैं डालूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं 2018 के पेपर से। पहला क्वेश्चन है, सरदार पटेल की भारतीय रियासतों के विलीनीकरण, यानी उनको जो मर्ज किया गया था, उसमें भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग इसमें सबसे पहले भाई उनकी भूमिका बताना है। तो पहले से क्या करें, सबसे पहले उनको थोड़ा सा परिचय दे देंगे। जो उन्होंने विलीनीकरण, है ना, जो किया था, वो कैसे किया था, उसका उसमें स्ट्रेटजी इन्होंने क्या क्या फॉलो करी थी। ठीक है, इस स्ट्रेटजी में देखेंगे इनकी स्ट्रेटजी क्या थी, क्या वो सफल रही, ये देखेंगे, फिर बाद में कंक्लूजन देख लेंगे। तो पहला परिचय देख लेते हैं। लौह पुरुष की संज्ञा दिया थी इन्होंने। 562 जो देशी रियासतें थीं उनका एकीकरण किया। राष्ट्रीय एकता और अखंडता में कि एक प्रकार से ये शिल्पकार थे। ठीक, विलीनीकरण के लिए क्या किया इन्होंने, तो इसके लिए स्ट्रेटजी क्या बनाई थी इन्होंने, क्या स्ट्रेटजी थी, पहली सी स्ट्रेटजी वार्ता। तो बेसिकली इनकी 4 स्ट्रेटजी थी। पहली वार्ता, एकीकरण, कैरेट एंड स्टिक की स्ट्रेटजी, और विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो वार्ता में क्या क्या, उन राजाओं से भाई बात करी, भाई भारत में शामिल हो जाओ, भारत से अलग रह के तुम करोगे क्या। ठीक है, तो उससे बहुत सारे राजा जो है राजी हो गए। एकीकरण किन क्या है, जो छोटे छोटे राज्य होते हैं इनका एकीकरण कर लिया गया भारतीय संघ में। तीसरा था कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी इन्होंने अपनाई कि भाई जो शासक है उनको कुछ प्रोत्साहन दिया, जैसे प्रीवी प्रीवी पर्स उनको दिया गया था ना, उनको दिया गया था। तो एक प्रकार से कैरेट की स्ट्रेटजी थी। स्टिक जो राजा या जो रियासत हेकड़ थी, है ना, मान नहीं रही थी, उनके लिए उन्होंने स्टिक की अप्रोच अपनाई। जैसे जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा दिया। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में कराया गया। ठीक, फिर था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र। ये एक लीगल फ्रेमवर्क था, जैसे JNK को शामिल किया गया इसमें आर्टिकल 370 के द्वारा, जो कि अब ख़त्म हो गया है। ठीक है, क्या ये स्ट्रेटजी सफल रही? यस, बिल्कुल सफल रही। भारत का ना सिर्फ भौगोलिक बल्कि एक सांस्कृतिक एकीकरण भी किया। तो भौगोलिक इनका जो रोल रहा है, पटेल जी का, भौगोलिक और सांस्कृतिक एकीकरण के साथ साथ विकासात्मक नीतियों में भी इन्होंने काफ़ी बड़ी भूमिका, जिसके कारण क्या हुआ, भारत एक स्थिर और सशक्त भारत की नींव इन्होंने रखी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विश्व शांति की स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो बौद्ध साहित्य क्या है, बेसिकली बौद्ध धर्म अगर देखा जाए अहिंसा, करुणा और सहिष्णुता पर आधारित है। बौद्ध साहित्य का जो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति की स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। बुद्ध धर्म अपने आप में क्या होता है, अहिंसा, करुणा और सहिष्णुता पर आधारित है। बौद्ध साहित्य का एक उद्देश्य क्या है, व्यक्ति की आंतरिक शांति के साथ साथ वैश्विक शांति की सद्भावना की स्थापना करना। ठीक, तो बौद्ध साहित्य में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। बौद्ध साहित्य जैसे अहिंसा की बात करते तो अहिंसा में देखते हैं धम्मपद है। धम्मपद में क्या लिखा है कि वैर को वैर से नहीं अवैर से वैर क्या होता है, घृणा। तो इसमें लिखा है वैर को वैर से नहीं अवैर से समाप्त किया जा सकता है, यानी घृणा को घृणा से नहीं बल्कि अघृणा यानी अवैर से समाप्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल, अप्रवासी भारतीयों के खिलाफ, चाहे विदेश में जा रहे हैं या भारत के एक कोने से दूसरे कोने से जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो नफरत बढ़ रही है उसको इससे रोका जा सकता है। परम सद्गुण की बात करते हैं ये लोग। ब्रह्म विहार सूत्र में क्या लिखा, 4 प्रकार के परम सद्गुण कहा, मैत्री, करुणा, मुदिता यानी सहानुभूति और उपेक्षा, समत्व। ठीक, व्यक्तिगत विकास से जो नैतिक नैतिक नियम बताए गए बिना पिटक में बताए गए, और समाज से शांति की ओर जो बात का जो संदेश मिलता है वो मिलिंद पन्नों में जिसमें डायलॉग किए गए हैं, ठीक है, उसमें मिलता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, अष्टांगिक मार्ग में बताया गया है। मध्यम मार्ग की बात करते हैं, अति का शमन करने की बात कर रहे हैं। विपश्यना सूत्र में क्या कहा है, विपश्यना की बात की है जो आत्म संयम और मानसिक शांति की बात करता है। पंचशील सिद्धांत जो भारत की फॉरेन पॉलिसी उसमें भी शामिल है। निष्कर्ष, बौद्ध साहित्य किस पर आधारित है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आधारित है, जो कि सार्वभौमिक कल्याण की बात करता है, जो कि अपने आप में एक वैश्विक शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के मध्यम मार्गी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, तर्कपूर्ण इसकी व्याख्या कीजिए। तो महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथ और गर्मपंथ की अति से हटकर एक व्यवहारिक और संतुलित मार्ग अपनाया, जिसमें न तो ब्रिटिश सरकार के समक्ष घुटने टेकने थे और न ही हिंसक साधनों का प्रयोग करना था, जिसे भारतीय राजनीति में मध्यम मार्गी दृष्टिकोण कहा जाता है। ठीक है, ये एक छोटी सी इसकी भूमिका हुई। अब क्या इनका दृष्टिकोण था, पहला था साधन साध्य की पवित्रता, स्वतंत्रता प्राप्ति यानी पवित्र साधन था, इसके लिए पवित्र साधनों का प्रयोग करें, न कि किसी ऐसे साधन का जो कि हिंसक साधन हो या कोई अतिवादी मार्ग हो। दूसरा, सत्याग्रह जो कायरता और हिंसा के बीच का रास्ता है, आत्मबल के जरिए अन्याय का डटकर मुकाबला करना। असहयोग आंदोलन में इसका प्रयोग किया गया था, जितने भी आंदोलन उसमें उसका प्रयोग किया गया था। तीसरा है गर्मपंथ और नरमपंथ का समन्वय किया था। अति सक्रियता यानी गर्मपंथ और निष्क्रियता जो कि पैसिव रेजिस्टेंट इनको बोला जाता था, नरमपंथियों को बोला जाता, उनके बीच में एक सत्याग्रह का इन्होंने मार्ग निकाला, जो कि एक जो मिडिल पाथ था वो था। ठीक, संघर्ष विराम संघर्ष, लगातार संघर्ष की बात नहीं करी थी इन्होंने, उसके स्थान पर इन्होंने संघर्ष विराम संघर्ष की बात करी थी कि एक संघर्ष हो फिर उसके बाद विराम हो फिर संघर्ष हो। क्यों? क्योंकि जो आम जनता है वो उनकी एक लिमिट है, वो लगातार संघर्ष नहीं कर सकते। ठीक, तो ये भी एक प्रकार से मध्यम मार्गी दृष्टिकोण था। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत पूंजीवाद और समाजवाद के बीच जो मध्य संतुलन इन्होंने स्थापित किया। सर्वोदय की बात करी, यानी कि न कि किसी एक वर्ग की, न कुछ लोगों के वर्ग की, बल्कि सभी के, गरीब हो चाहे अमीर, है ना, पिछड़ा हो दलित हो, जो भी हो, सबकी सभी वर्गों के उदय की इन्होंने बात करी। वर्ग समन्वय, वर्ग कौन से, मजदूर मालिक, है ना, जो बुर्जुआरा वर्ग है, सरवारा वर्ग है, इसके बीच के समन्वय की बात करी। जैसे जो अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो स्ट्राइक हुई थी उसमें क्या करा इन्होंने, मजदूरों और मालिकों के बीच में समन्वय स्थापित किया। ठीक है, राष्ट्रवाद के साथ अंतर्राष्ट्रीयवाद का समन्वय। इन्होंने कहा था कि गांधी जी ने कहा था कि हमारे अपने घर की सभी खिड़कियाँ होती हैं वो खुली रहनी चाहिए ताकि चारों तरफ से हवा और धूप आ सके। ये एक प्रकार से क्या था, राष्ट्रवाद के साथ अंतर्राष्ट्रीयवाद का समन्वय था। परंपरा और आधुनिकता का समन्वय, रामराज के साथ साथ इन्होंने रामराज जो हमारे पारंपरिक मूल्य हैं उसके साथ साथ इन्होंने जो आधुनिक मूल्य, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इसकी भी बात इन्होंने करी। तो एक प्रकार से परंपरागत और आधुनिकता का समन्वय था। सर्वधर्म सद्भाव की बात करी, सभी धर्मों में आपस में इन्होंने समन्वय की बात करी। तो गांधी जी का दृष्टिकोण कैसा था, ये एक प्रकार से मध्य मार्गी दृष्टिकोण था। इसने क्या न सिर्फ पूरे देश को एक सूत्र में बांधा, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे सफल इनका एक्सपेरिमेंट ये रहा, मध्यम मार्गी दृष्टिकोण। ठीक, ये ना सिर्फ आज की भारतीय राजनीति में अगर देखें तो बहुदलीय प्रथा कहाँ से आई है, एक प्रकार से देखा जाए वो मध्यम मार्गी ही है। ठीक है, साथ ही साथ गुटनिरपेक्ष हमारा, है ना, सामरिक स्वायत्तता, ये जैसी जो पॉलिसीज़ हैं आज के टाइम में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जो आधार प्रदान करें, ये एक प्रकार से मध्यम मार्गी ही जो हमारी हैं पॉलिसीज़ हैं, मध्यम मार्गी दृष्टिकोण पर ही आधारित पॉलिसीज़ हैं। अगला क्वेश्चन है,
सांप्रदायिक हिंसा धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई जाती है, असामाजिक तत्वों द्वारा प्रारंभ की जाती है और राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोत्साहित की जाती है, निज स्वार्थों द्वारा वित्त पोषित होती है। तो इसमें 4 आयाम हमको लिखना है इस क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, धार्मिक सांप्रदायिक हिंसा के बारे में बात कर रहे हैं। कट्टरपंथी क्या है, इसमें क्या भूमिका रहती है, असामाजिक तत्वों की क्या भूमिका रहती है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका रहती है, और जिनके स्वार्थ जो होते हैं, इन्वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो उनकी क्या इसमें भूमिका रहती है। तो सबसे पहले सांप्रदायिक हिंसा की जो हमारे कोई एमिनेंट स्कॉलर उनका जो परिभाषा दी है उसके आधार पर उसकी परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सर राम आहूजा ने क्या कहा था, सांप्रदायिकता क्या है, किसी संप्रदाय के विरुद्ध एक हिंसा को ही क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक हिंसा बोलते हैं। ठीक है, अब इस संप्रदाय क्या हो सकता है, धार्मिक कोई संप्रदाय हो सकता है, जातीय संप्रदाय, इसके प्रति घृणा की भावना या हिंसा की भावना ही सांप्रदायिक हिंसा कहलाती है। देखा गया है कि विभिन्न हितधारकों, अब सांप्रदायिक हिंसा में क्या देखा गया है, ये देखा गया है कि इसमें जो विभिन्न हितधारक के हित होते हैं, जो इसमें विभिन्न हितधारक बताए गए हैं, ठीक है, इनके अपने खुद के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो ये भड़काते हैं। ठीक है, जिससे एक प्रकार का नेगेटिव डोमिनो इफेक्ट पैदा होता है, जैसे मुजफ्फरनगर दंगे, मणिपुर हिंसा इत्यादि। खतरा है हमारे राष्ट्रीय एकता के लिए, खतरा है लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, खतरा है सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा है। ठीक है, अब पहला पार्ट देखते हैं, धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई जाती है। तो जैसे बहुत सारे धार्मिक कट्टरपंथी लोग होते हैं, कहते हैं धर्म खतरे में है, जिहाद की बात करते हैं, तो एक प्रकार से क्या है, धार्मिक कट्टरपंथी इसको भड़का रहे हैं। ठीक, धार्मिक कट्टरपंथी क्या करते हैं, ये लोगों को मोबिलाइज करते हैं, है ना, लोगों को मोबिलाइज करते हैं, एक प्रकार से अपना एक प्रेशर ग्रुप बिल्ड कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में जमात इस्लामी जो मसूद अजहर है, उसकी जो दल है वो क्या करता है, उसने इतना बड़ा ग्रुप हो गया कि वो सरकार को भी कंट्रोल करता है। ठीक, जाकिर नाइक टाइप के लोग ये क्या करते हैं, ये धार्मिक भावनाओं को लोगों की भड़काते हैं। फिर असामाजिक तत्वों द्वारा प्रारंभ की जाती है, जैसे मैतेई कुकी विवाद है जो मणिपुर में चल रहा है। मैतेई हिंदू है, कुकी क्या है, क्रिश्चियंस हैं। ठीक है, इनमें आपस में धार्मिक एंगल भी है, वहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा भी हो रही है, एक प्रकार से देखा जाए। मेन उसके पीछे क्या है, जो असामाजिक तत्व है ना, वहाँ पे ये मादक पदार्थ, ड्रग्स वगैरह है, वहाँ पर उसमें इन्वॉल्व है, तो उनके ये इंटरेस्ट है। ठीक, तो जो माफियाज़ हैं, इनके ड्रग्स का जो मार्केट है उसको कंट्रोल करने के लिए ये आपस में उसको धार्मिक एंगल भी दे रहे हैं। मॉब लिंचिंग इसी प्रकार का एक उदाहरण। ठीक है, राजनीतिक कार्यकर्ता द्वारा प्रोत्साहित की जाती है। अब राजनीतिक दल क्या करते हैं भाई, उनको तो वोट चाहिए। ठीक है, इसलिए समाज में पोलराइजेशन को बढ़ावा देते हैं। ठीक, जैसे एनआरसी के विरोध में दिल्ली में दंगे हुए थे। ठीक है, जिसमें ये पॉलिटिकल पार्टी है पीएफआई, एक राजनीतिक संगठन है, इसकी इन्वॉल्वमेंट देखी गई। 1984 में सिख दंगे हुए थे, एक राजनीतिक दल विशेष था, उसके कार्यकर्ताओं द्वारा हत्या की गई थी बहुत सारे सिख्स की, है ना। तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा ये प्रोत्साहित होती है, निज स्वार्थों द्वारा वित्त पोषित होती है। कैसे, जैसे विदेशी शक्तियाँ। ठीक है, मुजफ्फरनगर दंगे में क्या आईएसआई का लिंक, बहुत बड़ा लिंक देखा गया था। ठीक, राजनीतिक दल क्या करते हैं, वोट बैंक की राजनीति के लिए धार्मिक तुष्टिकरण को बढ़ावा देते हैं, तो इनके अपने क्या है, निज स्वार्थ है, ये इसको बढ़ावा देते हैं। बाबरी मस्जिद के बाद जो 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 धार्मिक हिंसा होती, वो इसी का एक रूप था। अपराधी लोग बढ़ावा देते हैं इसको, उनके भी निहित स्वार्थ होते हैं, जैसे मादक पदार्थों की तस्करी। मैतेई और कुकी जो कम्युनिटी है उनके बीच में झगड़े का प्रमुख कारण था। मैप में हम लोग दिखा देंगे कि कौन से कहाँ पर झगड़े हुए थे। सिख विरोधी दंगे 1984 में हुए थे, 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए, मैतेई और कुकी विवाद अभी चल रहा है, गोधरा में 2002 में दंगे हुए थे। इन दंगों का समाधान क्या है, विधिक और प्रशासनिक ढांचे में सुदृढ़ीकरण करना, उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा प्रशासनिक ढांचा बनाना। मिशन समरसता, जैसे यूपी में चलाया गया, सद्भावना समिति, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम सांप्रदायिक हिंसा को कम करते हैं, उनको रोकने का काम कर सकते हैं। अंतर धार्मिक संवाद होना चाहिए, सोशल मीडिया का नियमन होना चाहिए, आईटी एक्ट को बहुत अच्छी तरीके से लागू करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो सांप्रदायिक दंगे सोशल मीडिया के माध्यम से ही भड़काए जा रहे हैं। बहुलवादी संस्कृति का प्रसार शिक्षा के माध्यम से करना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये एक दृष्टिकोण अपनाएंगे, इससे हमारा क्या होगा, सांप्रदायिक दंगे जो होंगे उससे कम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्त्रियों की बदलती परिस्थितियों का मूल्यांकन कीजिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत को बता सकते हैं। ठीक है, ये कोट से स्टार्ट कर सकते हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक भारत में जो महिलाओं की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया, काफ़ी बदलाव हुए। खास करके जो व्यापक परिवर्तन शुरुआत हुआ है, जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट था, है ना, उससे पहले जो सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू हुए थे राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, इन सब के द्वारा जो स्टार्ट हुए थे, वहाँ से स्टार्ट होना ये शुरू हुई। ठीक, अब स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, भारत में की स्थिति में
में जो है व्यापक परिवर्तन हुआ है। जो सकारात्मक कुछ परिवर्तन हुए, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में, पंचायती क्षेत्र में क्या हुआ, 33% आरक्षण कर दिया गया है। इससे जो बहुत सारी आज की टाइम में बहुत सारी जो स्थानीय निकाय हैं उसको जो लीड कर रही हैं वो महिलाएं कर रही हैं। यूपी में अगर देखा जाए तो 45% स्थानीय निकायों में महिला प्रतिनिधि हैं। ठीक, महिला आरक्षण बिल आ चुका है। आर्थिक सशक्तिकरण स्टैंड अप जो योजना आई थी उसमें 18% आज के जो स्टैंड अप इंडिया में स्टार्टअप हैं उसमें क्या है, उसका नेतृत्व कौन कर रही है, महिलाएं कर रही हैं। ये DPIIT की रिपोर्ट है 2024 की। एग्जाम्पल फाल्गुनी नायर। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 60% बैंक जो खाते हैं वो महिलाओं के नाम पर हैं। ठीक है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रिपोर्ट क्या बताती है, 37% जो महिलाएं इस टाइम वर्कफोर्स में इन्वॉल्व हैं। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप की अगर बात करें तो नाबार्ड की एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया कि 88% जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है उसका जो लीड कर रही है वो महिलाओं द्वारा संचालित हैं। ठीक, विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में देखें, चंद्रयान 3 में 50 से अधिक महिलाएं वैज्ञानिक शामिल थी। टेसी थॉमस को जानते हैं, मिसाइल वूमेन की नाम दिया जाता है, संज्ञा दी जाती है इनको। सैन्य क्षेत्र में या कॉम्बैट रोल में आज महिलाएं आना शुरू हो गई हैं। सामाजिक सशक्तिकरण की बात करें तो सामाजिक कुप्रथाओं पर भी काफ़ी प्रतिबंध का, जैसे 3 तलाक, ट्रिपल तलाक है उसके कानून पर उस पर रोक लगाई गई है। ठीक, स्वास्थ्य एवं पोषण सुधार, संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई है, MMR में भी कमी आई है। संस्थागत प्रसव की अगर बात करें तो 2014 में ये 35% था। अभी भारत में संस्थागत जो प्रसव हो रहा है वो 90% के आसपास हो गया है। साक्षरता में भी वृद्धि हुई है। 1951 में 9% साक्षरता दर थी महिलाओं में, अभी 2024 में 70% के आसपास हो गई है। कुछ चुनौतियाँ भी हैं, अभी भी बहुत सारी चुनौतियाँ महिलाओं के सामने आ रही हैं, जैसे सुरक्षा को लेकर। अभी NCRB की रिपोर्ट आई कि पर डे करीबन जो हमारे देश में 80 के आसपास बलात्कार होते हैं महिलाओं के साथ। ठीक है, दोहरी जिम्मेदारी, घर में संभाल रही है, बाहर भी जाके काम जॉब कर रही हैं, तो एक प्रकार से दोहरी जिम्मेदारी के कारण वो दबी हुई हैं। पीरियड पॉवर्टी, यानी जो पीरियड के टाइम में उनको जो सैनिटरी पैड्स वगैरह जो खरीदने के लिए अभी महिलाओं के पास पर्याप्त पैसे उपलब्ध नहीं है, तो एक प्रकार से पीरियड पॉवर्टी देखी जाती है। ग्लास सीलिंग क्या है, उच्च पदों पर अभी भी महिलाएं बहुत कम है। कॉर्पोरेट सेक्टर में तो पहुंची है लेकिन बहुत कम है। और अगर सरकारी क्षेत्र में देखें, जैसे CGI अभी तक हमारी कोई बनी नहीं है महिला। ठीक है, सैन्य प्रमुख भी अभी तक कोई नहीं बनी है। ठीक, डिजिटल डिवाइड देखा जाता है, केवल 20% ग्रामीण महिलाएं मोबाइल का उपयोग कर रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005 है उसकी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष भाई जो वुमेन लेड जो मॉडल है, विकास मॉडल है, वो हमको बनाना पड़ेगा। इससे हमारी महिलाओं की स्थिति और ज़्यादा सुधरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी समस्याओं के समाधान की विवेचना कीजिए। तो हमारे जो भारतीय शहर हैं उनके इस टाइम करीबन उसमें 33% जनसंख्या भारतीय नगरों में रहती है और GDP में करीब ये लगभग 65% का योगदान करते हैं। तीव्र नगरीकरण के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। समस्याएं पहले देख लेते हैं, समस्याएं कौन कौन सी हैं। अनियोजित नगरीकरण हुआ है, कोई अनियोजित नगरीकरण के कारण कोई प्रॉपर प्लानिंग न होने के कारण मलिन बस्तियों का निर्माण हो गया है। भारत में करीबन 3.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या जो है मलिन बस्तियों में रह रही है। बुनियादी सेवाओं की कमी देखी गई है। 35% जनसंख्या जो शहरों में रह रही है उसके पास स्वच्छ जल की उपलब्धता है ही नहीं। पर्यावरण संकट की बात करें, अर्बन हीट आइलैंड बन रहे हैं। ठीक, दुनिया के जो 20 सबसे प्रदूषित नगर हैं उसमें 13 भारत के शामिल होते हैं, उसमें शामिल है। ठीक है, यातायात संबंधी समस्याएं देखी जाती हैं, जैसे बेंगलुरु में देख लो, बेंगलुरु क्या बोलता है, ट्रैफिक की कैपिटल बोला है, तो 4-4 घंटे लोग जाम में वहाँ फंसे रहते हैं। ठीक, सामाजिक समस्याएं, बहुत सारे अपराध एकदम बढ़ गए हैं। इसका समाधान क्या हो सकता है, समाधान पहला तो ये नियोजित नगरीकरण यानी अर्बन प्लानिंग को हमको बढ़ावा देना पड़ेगा। जैसे कि चंडीगढ़ और जो भी नए सिटीज़ बन रहे हैं उसमें अर्बन प्लानिंग अच्छे से इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, सतत बुनियादी सेवाएं जैसे स्वच्छ पेयजल, ग्रीन मोबिलिटी, EV वगैरह उसमें होनी चाहिए। ठीक, जो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है वो भी अच्छी होनी चाहिए। इन सीटू ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रणाली होनी चाहिए। संसाधनों का प्रबंधन होना चाहिए, जैसे मिशन लाइफ हमने इसमें यूज़ किया है। इसमें संसाधन प्रबंधन जैसे रिड्यूस, रिसाइकल, रिन्यू और रीयूज़, ये मॉडल हमको अपनाना चाहिए, 4R का मॉडल। ठीक, प्रशासनिक व कानून व्यवस्था में काफ़ी सुधार होना चाहिए। इसके लिए E-गवर्नेंस हो गया, EFIR सिस्टम हो गया, CCTV वगैरह हमको इंस्टॉल करनी चाहिए सिटीज़ में। पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देना है, जैसे ग्रीन कवर को बढ़ाना है। आर्द्र भूमियों को जो भी हमारे वेटलैंड है सिटीज़ में, उनका जो इंक्रोचमेंट हो रहा है उसको रोकना है। मियावाकी पद्धति, ये वृक्षों को लगाने के लिए अपनाई जाती है। ठीक, प्रवासन मेन कारण है, जो सिटी हमारे जो पूरा सिटी का जो डिज़ाइन है या पूरी सिटी की जो प्लानिंग गड़बड़ हो जाती है प्रवासन के कारण, यानी गांव से शहरों की ओर होने वाला प्रवास। इसको जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हमारा ये
सिटी जो नगरों में समस्याएं बनी रहेंगी। ठीक है, प्रयास क्या किए गए हैं, तो प्रयास में देखें पहले अर्बन प्लानिंग में क्या किया है, तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और ये हृदय योजना ये लाई गई है ताकि हम सिटी को अच्छी तरीके से उनको उनको प्लान कर सकें, उनका मैनेजमेंट कर सकें। जैसे इंदौर में कचरा निपटान का जो इंदौर सिटी क्या है, वहाँ पर जो वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया का सबसे बेहतरीन वेस्ट मैनेजमेंट इंदौर में होता है। ठीक, बुनियादी सुविधाएं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता के लिए मेट्रो सेवाएं, ई सेवाएं, जो ई बसें चलाई गई हैं वो, पीएम आवास योजना है ताकि शहरी क्षेत्र में लोगों को सस्ता मकान घर मिल सके। कानूनी व्यवस्था को हमें बढ़ाना पड़ेगा। मेन चीज़ है प्रवासन पर नियंत्रण, यानी जो माइग्रेशन हो रहा है अर्बन टू रूरल, रूरल टू अर्बन, उसको रोकना है। उसके लिए रूरबनाइजेशन प्रोग्राम जो चलाया गया, पूरा प्रोजेक्ट जो चलाया गया, उसको हमें अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट करना है। निष्कर्ष क्या है, नीतियों को SDG हमारे जो 11 है, SDG 11 उस लक्ष्य के साथ हमें समन्वित करना पड़ेगा ताकि शहरों को सतत रूप से विकसित किया जा सके, ताकि हमारी जो सिटीज़ है न सिर्फ ईज़ ऑफ लिविंग के लिए सुनिश्चित हो, बल्कि जो एक ग्रोथ पोल है, ग्रोथ पोल के रूप में डेवलप हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी के विकास हेतु मूल अधोसंरचनात्मक यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इसके जो कंपोनेंट्स हैं, तत्व हैं, वो बताइए। ठीक, अवधारणा क्या है स्मार्ट सिटी की, तो वही स्मार्ट सिटी क्या है, नगरों की कार्यात्मक शैली, यानी जो फंक्शन है उनके नगरों का, सिटीज़ का, उससे संबंधित है। इसमें क्या करना है, नगरीय अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह का स्मार्ट तरीके से बिल्ड करना है, ऐसे टिकाऊ उपायों का प्रयोग करना है जिससे कि जीवन बेहतर हो लोगों का और ये नगर आर्थिक रूप से सक्षम हो। इसी को ध्यान में रखते हुए 2015 में क्या करा गया था, स्मार्ट सिटीज़ मिशन स्टार्ट किया गया था। इसमें तत्व क्या है इसके, पर्याप्त स्वच्छ जलापूर्ति 24/7 जलापूर्ति इसके माध्यम से हो, स्मार्ट मीटरिंग इसमें के सिस्टम से जलापूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके ताकि जब पानी की बर्बादी रोकी जा सके। इंदौर का जो स्काडा सिस्टम है ये इसका बेहतरीन एग्जाम्पल। अबाध विद्युत आपूर्ति 24/7 इलेक्ट्रिसिटी हो। दीप का अगर उदाहरण देखें, दीप उसमें 100% सोलर ऊर्जा स्मार्ट ग्रिड के माध्यम से दी जाती है। ठीक, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, इंदौर मैसूर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाए गए हैं ताकि उनका जो सॉलिड वेस्ट है उसको अच्छे से मैनेज किया जा सके। सतत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जैसे मेट्रो हो गई, BRTS हो गया, है ना, इसको शामिल किया जाए। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर ताकि इसके माध्यम से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। किफ़ायती आवास होनी चाहिए, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई है। ठीक, नेक्स्ट है डिजिटलाइजेशन। जो स्मार्ट सिटीज़ है इसके अंदर हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता होनी चाहिए। सुरक्षा और सुशासन, CCTV वगैरह इंस्टॉल करना है, ई-गवर्नेंस के माध्यम से लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जानी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य में अगर देखा जाए, टेलीमेडिसिन हो गया, ई-हेल्थ सेंटर की स्थापना करी जाए, स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करी जाए। स्मार्ट सिटी के बनाने में चुनौतियाँ क्या हैं, सबसे बड़ी फाइनेंशियल चुनौती है। 60% जो स्मार्ट सिटी को एलोकेट किया गया है धन, वो मात्र क्या है 60% ही यूज़ किया गया है। ठीक है, और भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ताकि मतलब कुल मिला के वित्तीय जो संसाधन है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है। IT इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे ये स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए एक ब्रॉड लेवल पर IT इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके जो साइबर सुरक्षा है उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। कुशल श्रम बल की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, स्मार्ट तकनीक को प्रयोग करने के लिए आपके पास एक जो स्किल लेबर है उसकी भी, और उसको समझने के लिए स्किल लेबर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जनता का प्रतिरोध देखा जाए कि भाई इसमें नगर को जब स्मार्ट बनाया जाएगा तो कुछ ना कुछ उसमें तोड़फोड़ की जाएगी, है ना, कुछ उसमें प्लानिंग में चेंज किया है, तो इस प्रकार से जनता का प्रतिरोध देखने को मिल सकता है। ठीक, सबसे बड़ी समस्या है प्रवासन की। जो रूरल टू अर्बन जो प्रवास हो रहा है वो बहुत बड़ी एक समस्या है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, तभी इस सिटी स्मार्ट रह पाएंगे। निष्कर्ष क्या है, 2050 तक हमारे देश की लगभग आधी आबादी नगरों में रहना शुरू कर देगी। तो हमें नेचुरली नगरों को हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, उनके संसाधन जो रिसोर्सेज हैं उनको ऐसे मैनेज करना पड़ेगा कि वो सस्टेनेबल हो, लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, उनके जो लाइफ है उसको अच्छी लाइफ को, काफ़ी जीवन स्तर को अच्छा बनाए। इसलिए स्मार्ट सिटी कार्यक्रम है, इसके साथ साथ जो SDG गोल है 11, इसको इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीय तापमान पर टिप्पणी, यानी ग्लोबल वार्मिंग है, उस पर टिप्पणी लिखनी है। तो ग्लोबल वार्मिंग है कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसमें वृद्धि होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में लगातार औसत तापमान में पृथ्वी की वृद्धि हुई है। कारण क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ग्रीन हाउस गैसेज जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई, इन्वायरमेंट में कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो गई हैं।
इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण पेड़ों को काटा गया है, ठीक। जो जल स्रोत हैं इनका अतिक्रमण किया है। ये पेड़ क्या होते हैं और जल स्रोत क्या होते हैं, हमारे एक प्रकार से कार्बन सिंक होते हैं। जब ये इन पेड़ काटे जा रहे हैं, जल स्रोतों का अतिक्रमण किया जा रहा है, तो हमारे कार्बन सिंक कम हो रहे हैं। इस कारण जो कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। ये एक प्रकार से डोमिनो इफेक्ट पैदा कर रहा है, ठीक भाई। सीधे सीधे जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे। अभी गंगोत्री ग्लेशियर की बात करें तो हर साल 3 से 4 मीटर पीछे खिसक जा रहा है। ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा, बाढ़ आएगी। बाढ़ मैदानी क्षेत्रों में आएगी, ठीक। गंगा नदी की घाटी में अभी देखा जा रहा है कि जो फ्लड आने की फ्रिक्वेंसी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई। फ्लैश फ्लड लगातार पहाड़ों पे देखी जा रही है, ठीक। बाढ़ आएगी तो फसल बर्बाद होगी, जिससे प्रोडक्टिविटी गिरेगी और वैश्विक खाद्य सुरक्षा में कमी आएगी, ठीक। जब बाढ़ आएगी समुद्रों में, जब पानी ज़्यादा होगा नदियों में, तो समुद्रों के जलस्तर में भी वृद्धि होगी, जिससे द्वीपीय क्षेत्र और तटवर्ती क्षेत्र वो डूबना शुरू हो जाएंगे। तुवालू ये एक ऐसा आइलैंड है प्रशांत पैसिफिक सी में, ये डूबना शुरू हो गया है, ठीक। अब जब जब ये आइलैंड डूबेंगे और जो कोस्टल एरियाज़ है वो डूबेंगे, तो वहाँ से जलवायु शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न होगी, ठीक है। जैसे कि तुवालू में उत्पन्न होगी। तुवालू में अब ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, क्लाइमेट वीज़ा इशू किया है तुवालू के लोगों के लिए। तो ये तुवालू के लोग अब क्या बन गए, जलवायु शरणार्थी बन गए। जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट है यानी चरम जलवायु परिघटनाएं देखी जा रही हैं, जैसे पूरे यूरोप में इस बार देखा गया है, हीट वेव को देखा गया है। तो ये सारी जो है एक डोमिनो इफेक्ट है एक प्रकार का ग्लोबल वार्मिंग का। इसके अलावा बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे इसके प्रभाव देखे जाते हैं। ग्लोबल लेवल पर हमारे बहुत सारे प्रभाव इसके देखे जाते हैं। इस कारण ग्लोबल वार्मिंग को आज एक ग्लोबल क्राइसिस के रूप में देखा जा रहा है। नियंत्रण है तो इसके प्रयास किया गया। अर्थ समिट हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, बहुत सारे समझौते हुए हैं, ठीक है। एसडीजी लक्ष्य आए, लाइफ मिशन लॉन्च किया गया भारत की तरफ से। चक्रीय अर्थव्यवस्था है ना, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात करी गई, तभी ये हम जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको ग्लोबल वार्मिंग है इसको रोक सकते हैं। मानवीय ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न हुई है। अतः नीतियों को प्रो प्लानिट बनाना होगा, तभी जाके ये सॉल्व हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण दीजिए। तो खनिज यूपी में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, खास करके बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठारी क्षेत्र में खनिज पाए जाते हैं। खनिज नीति 1998 के अनुसार 12 जिलों को क्या कर दिया है, खनिज बहुल जिला घोषित कर दिया है। तो यूपी में कौन कौन से खनिज मिलते हैं वो देख लेते हैं। धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा संसाधन के रूप में हम लोग देखते हैं इसको। तो धात्विक खनिज में कौन कौन से, तांबा मिलता है, सोनराई क्षेत्र है ललितपुर के वहाँ मिलता है। लोहा बहुत सीमित मात्रा में मिलता है, ललितपुर में ही मिलता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट टाइप का लोहा मिलता है। सोना अगर देखा जाए तो प्लेसर के रूप में मिलता है, जो रामगंगा है, शारदा नदी, इसमें मिलता है। सिंडारी क्षेत्र सोनभद्र का, वहाँ भी थोड़ा बहुत सोना मिलता है। और भीकमपुर ललितपुर में मिलता है, ठीक। अधात्विक खनिज जो कि सर्वाधिक खनिज जो मिलता है वो अधात्विक खनिज मिलते हैं, खासकर बॉक्साइट जो सोनभद्र क्षेत्र में। इसी के आधार पर रेनकोट में जो हिंडाल्को प्रोजेक्ट है ना, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट वो बनाया गया है, ठीक। सिलिका सैंड है वो मिलती है प्रयागराज में, मिर्ज़ापुर में मिलती है। देश का जो 60% जो सिलिका सैंड है वो इन्हीं क्षेत्रों में हमारे यूपी में मिलता है। चूना पत्थर बुंदेलखंड क्षेत्र में चूना पत्थर में मिलता है, जिससे सीमेंट जो इंडस्ट्री है वहाँ पर डेवलप हुई है। ऊर्जा संसाधन कौन से, कोयला सिंगरौली क्षेत्र में मिलता है, जहाँ पर ओरवा ताप विद्युत जो थर्मल पावर स्टेशन है वो बनाया गया है। यूरेनियम भी मिलता है हमारे यूपी में, ललितपुर में मिलता है, बहुत कम मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे सारे खनिज हो गए। इसका एक मैप है, एक बार इस मैप में देख लीजिएगा। ये ललितपुर हो गया, बांदा हो गया, प्रयागराज, ये सब देख लीजिए, ठीक है। चुनौतियाँ क्या हैं, चुनौती मेनली है अवैध खनन होता है इन क्षेत्रों में। कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं होने के कारण अवैध खनन होता है, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, राजस्व भी काफ़ी प्रभावित होता है। निर्वनीकरण, माइनिंग के लिए बहुत सारे पेड़ वहाँ पे काटे गए हैं, जिससे कारण जो है जल संकट बढ़ गया और मरुस्थलीकरण भी बढ़ा है। केस स्टडी बता रही है इनकी केंद्रीय भूजल बोर्ड की कि बुंदेलखंड क्षेत्र में हर साल मतलब अब तक करीबन 7 से 10 मीटर जल स्तर नीचे गिर चुका है। इस पर जो नीति है उसका कोई अभाव है। स्वास्थ्य संकट भी वहाँ देखा है, लोगों में सिलिकोसिस और दमा जैसी बीमारियाँ लोगों में होने लगी हैं इस इलीगल माइनिंग के कारण। समाधान क्या है, एक अच्छी सी पॉलिसी बनानी है जो कि 98 में बनाई गई, इसमें संशोधन किया गया है। अब इसमें ई नीलामी, ग्रीन माइनिंग को है ना, डिजिटल ट्रैकिंग वगैरह को इसमें इंक्लूड किया गया है। जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो मध्य भारत का एक भौगोलिक सांस्कृतिक क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र, जो विंध्यन रेंज है उसके आसपास के क्षेत्रों को बताया जाता है। अगर इसकी भौगोलिक विस्तार देखें, यमुना नदी के दक्षिण में और विंध्यन रेंज के नॉर्थ में ये क्षेत्र है, और इसका पूर्व में विस्तार कहाँ तक, गंगा की नदी घाटी तक है।
उत्तर प्रदेश और एमपी में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल है, करीब 13 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक, ये इसके डिस्ट्रिक्ट हो गए, देख लीजिएगा। भूवैज्ञानिक संरचना की अगर स्थलाकृति की बात करें तो प्राचीन पठारी संरचना है जो कि ग्रेनाइट चट्टानों से बना है, जिसे कहा जाता है बुंदेलखंड नीस। धरातल इसका कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है, पठारी है इसका धरातल। जलवायु की बात करें तो अर्धशुष्क है, सेमी एरिड रीजन है ये। वर्षा जो कुछ भी होती है इसमें वर्षा बेसिकली मानसून के टाइम में ही होती है, अदरवाइज ये लगभग जो ड्राई कंडीशन रहती है। मृदा और वनस्पति कैसी है, लाल मृदा यहाँ देखने को मिलती है, थोड़ी बहुत काली मृदा भी देखने को मिल जाती है। जीरोफाइट यहाँ पर वनस्पति मिलती है, यानी कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। भौगोलिक विशिष्टताओं का संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा वो देखते हैं। वास्तुकला, क्योंकि ग्रेनाइट चट्टानों का क्षेत्र है तो यहाँ पर जो किले विले बनाए गए, पठारी क्षेत्र जो किले वगैरह बनाए गए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग किले बनाए गए, जैसे कि झांसी का किला आप देखेंगे। ठीक, मंदिर स्थापत्य कला यहाँ पर काफ़ी अच्छी डेवलप हुई है। जल प्रबंधन शैली, क्योंकि कठोर चट्टानें हैं तो कठोर चट्टाने का जो नेचुरल तालाब हैं, जो नेचुरल पॉन्ड है यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, इसलिए प्राकृतिक तालाब वगैरह यहाँ देखने को मिलते हैं, इसको हवेली पद्धति कहा जाता है। ठीक, एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पर एक प्रकार से दलहन और मोटा अनाज संस्कृति देखने को मिलती है, चूँकि पानी की कमी है, पानी की कमी के कारण ये दलहन की फसल यहाँ पर देखी जाती है। शौर्य, अगर यहाँ पर और देखें जो त्यौहार वगैरह देखें, शौर्य गाथाएँ जैसे आला उदल की कहानियाँ हुआ हैं यहाँ पर काफ़ी प्रचलित हैं। पारंपरिक त्यौहार वगैरह यहाँ पर काफ़ी प्रचलित हैं। ठीक, चुनौतियाँ क्या है, पर्यावरण संकट की, भाई इलीगल माइनिंग हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं। ठीक है, ये तो, और जल स्तर लगातार इसमें गिर रहा है, तो एक पर्यावरण संकट इस क्षेत्र में देखा जा रहा है। आर्थिक पिछड़ापन है काफ़ी, उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ रीजन यही है, बुंदेलखंड रीजन। ठीक है, यहाँ से इस कारण जब आर्थिक पिछड़ापन है तो इस कारण यहाँ से लोगों से माइग्रेशन काफ़ी देखा जा रहा है, जो कि बड़े बड़े सिटी जैसे मुंबई हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली, इसमें काफ़ी जो बड़े सिटीज़ हैं, ये बड़े स्टेट्स हैं, वहाँ पर माइग्रेशन देखने को मिलता है। तो 2018 का जो पेपर है इसमें 10 क्वेश्चन ये कर लिए गए। ठीक है, आगे के 10 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।